सभी सम्मानित अन्नदाता किसान साथियों को सादर जय बलराम। साथियों, आज देख रहे हैं मैं सोयाबीन के खेत में हूँ और जैसा कि मैंने पिछले बार जब सोयाबीन उगा था तब कमेंट किया था कि इस फसल को देख के आज का शाम का खाना कैंसिल। मतलब बचपन में ये फसल कुछ करने को बेताब थी, यानी कि पूत के पाँव पालना में नज़र आने वाली बात थी। तो आज आप इस फसल को देख रहे हैं, बहुत शानदार अवस्था में है। उम्र है लगभग 28 दिन के आसपास। और सब आज हम सोयाबीन के बारे में बात करने वाले हैं। सोयाबीन की फसल के बारे में A to Z जानकारी दूंगा मैं आपको, क्योंकि काफ़ी दिनों से मेरे सम्मानित साथी कमेंट करके बात कर रहे थे कि यार भैया सोयाबीन का वीडियो एक बनाओ। तो इसमें आज हम खेत बनाने से लेके सोयाबीन के आखिरी स्प्रे तक किस स्टेज पर क्या होना चाहिए, क्या डलना चाहिए, क्या फसल को मिलना चाहिए, ये विस्तार से जानकारी दूंगा मैं आपको। उसकी बात करेंगे हम। अच्छा, कंपनी वाइज कौन सी कीटनाशक, कौन सी फंगीसाइड डलना है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि अगर वो सब उसमें अगर सम्मिलित करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, जो आपको भी बोरियत लगेगी। तो सिर्फ अब हमें ये जानना है कि किस स्टेज पर क्या देना है, क्योंकि किस स्टेज पर क्या देना है ये चीज़ बहुत बहुत मायने रखती है। सोयाबीन की अच्छी पैदावार के लिए ये बहुत मायने रखती है। अगर स्टेज निकलने के बाद अगर हमने वो चीज़ दी तो वो मज़ा नहीं आएगा। मतलब कहावत वही चरितार्थ होगी कि यार मुर्गी की जान गई, खाने वाले को मज़ा ही नहीं आया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो साथियों, ज़्यादा भूमिका न बनाते हुए अब हम सीधे मुद्दे पर आते हैं और इसकी बात करते हैं। जी आदरणीय साथियों, ये देख रहे हैं आप फसल सोयाबीन की बहुत शानदार लहरा रही है। सच में यार भाई साहब, जिस किसान की भी ऐसी फसल होगी उसको रोज़ रात को नींद बड़ी अच्छी आएगी, सच में। और आना भी चाहिए यार, मेहनत करता है किसान, अपनी सारी जमा पूंजी लगाता है, अंधेरे से लेके अंधेरे तक सारा दिन रात इसमें मेहनत करता है, क्योंकि उसमें उसके साल भर के सपने बुने हुए होते हैं। तो साथियों, पहले बात करते हैं हम खेत की, कि खेत कैसे तैयार करें। तो जिन लोगों की गर्मी में समर सीजन में खेत खाली पड़े रहते हैं, तो वो लोग, काफ़ी लोग गर्मी में गहरी जुताई कर देते हैं, प्लाव कर देते हैं। कुछ लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं। बाकी हम लोग, यानी कि हरदा होशंगाबाद में आजकल पिछले 5-6 सालों से तवा डैम से रेगुलर पानी छूट रहा है, और हम लोग समर सीजन में गेहूं चने की तरह इंच इंच ज़मीन में मूंग की खेती करते हैं, क्योंकि पानी की कोई कमी नहीं है। मेन कैनाल बहती है, 9 फीट पानी बहता है, तो अथाह पानी बहता है, कहीं कोई समस्या नहीं है। इस बारे में, इसके लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु हमें ऐसी माटी में जन्म दिया कि सच में जहाँ हम बड़े सुखी और बड़े आनंद में हैं। और तो चलिए, तो सब बात करते हैं कि खेत को कैसे तैयार करना है। तो अगर गहरी जुताई है तो अच्छी बात है। और हम लोगों की बात करें कि हम लोग मूंग की फसल बोते हैं, तो मूंग की फसल कटने के जस्ट बाद बारिश, मतलब जून में कटती है फसल हमारी, क्योंकि अप्रैल में बोती है और इसके बाद जून में कटती है। तो हमारे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं होता, हम बारिश के ऊपर ही डिपेंडेंट रहता है कितना समय मिल पाता है। लेकिन अब हमने साधन इतने कर लिए हैं कि फटाफट खेत तैयार कर लेते हैं। जैसे इस बार जहाँ तक मेरी बात करूँ तो मैंने इस बार कहीं चीकल चलाया, तो कहीं हैरो चलाया। तो हैरो चलाने के बाद उसमें दोबारा कल्टीवेटर किया, जहाँ ज़रूरत पड़ी दोबारा हमने उसमें हैरो भी किया। और तीसरी बार में हमने उसमें टोटल ज़मीन में रोटावेटर कर दिया। जहाँ सिंगल रोटावेटर की ज़रूरत पड़ी वहाँ सिंगल भी कर दिया, और जहाँ डबल की ज़रूरत पड़ी वहाँ डबल भी किया। तो खेत हमने ऐसा बना लिया साहब, बिल्कुल चूरमा, एकदम महीन कर, एकदम रेत जैसा कर दिया। तो एक बात आप ध्यान रखना कि खेत जितना अच्छा बनेगा, जितना कर मतलब मिट्टी खेत की जितनी बारीक होगी, जितनी गहरी जुताई होगी बारीक होगी, यानी कर की गहराई अगर 8 इंच 6 इंच तक, अगर 4 से 6 इंच अगर होती है और बारीक कर अगर होगा, तो पौधा जब हम बोएंगे, बीज जब बोएंगे, तो उनकी अंकुरण में उसको बड़ी आसानी होगी, निकलने में आसानी होगी। और नीचे जो पौधा रहता है उसकी जड़ जमाने में जब मुलायम कर रहेगा, खिला हुआ कर रहेगा, खिली हुई मिट्टी रहेगी, मुलायम मिट्टी रहेगी, तो उसकी ग्रोथ में भी अच्छी ग्रोथ करेगा, अच्छी प्रोग्रेस करेगा। तो ये तो हो गई साहब पहले नंबर पे खेत बनाने वाली बात। अब दूसरी नंबर पर बात है सोयाबीन के बीज को हम
जो कैसा रखें। तो बीज में बाकायदा आप स्पाइलर जो आते हैं, ग्रेडिंग आती है, जो चक्रा आता है, उससे आप बाकायदा उसकी ग्रेडिंग कर लें, इसमें दाना दाना एक समान जैसी स्थिति हो जाए। और बढ़िया उसको बोनी के पहले 2 बार 4 बार उगा कर देखें कि ये बीज सही तो है ना, कहीं कोई धोखा तो नहीं हो रहा हमारे साथ, कहीं कोई बीज में कोई दिक्कत कोई मिस्टेक तो नहीं है, नहीं तो बोनी बिगड़ जाए। तो इसके बाद हम उसको चाहें आप तो बोनी के 8 दिन 15 दिन 10 दिन पहले ही उसको बीज उपचारित करके रख दें। और बीज उपचार में अगर कहो तो मेरी बात करूं तो बीज उपचार में मुझे साहब BSF के झलोरा से अच्छा कुछ नहीं लगा। मैं पिछले 4 साल से झलोरा से बीज उपचार करता हूं और एक एक दाना उगता, मतलब एक एक दाना कहूँगा तो मैं कहूँ कि 100 दाना बोता हूँ तो 101 दाना उगता है ये तो मजाक की बात हुई, लेकिन 100% जर्मिनेशन अगर आपका बीज सही है तो होता है। ये तो हो गई बीज की बात। और हम बोनी कैसे करें, तो बोनी हो सके तो आप रिच फैरो से करें। रिच फैरो से मतलब पाल पे करें, मतलब जो पीछे अपनी फल्ली रहती हैं, आगे कुसली रहती है, कुसली दाना की रहती है और फल्ली वो दाने को कर से ढक देती है, तो वहाँ नाली टाइप बन जाती है और वो टेकर पे जो नाली बनती है उस टेकर पे दाना उग जाता है, अंकुरण हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि तेज़ अगर बारिश हो गई बोनी के बाद तो बोनी ख़राब होने के चांस नहीं रहते, बोनी मरती नहीं है वो अच्छा। और आगे भी अगर तेज़ बारिश होती है तो भी उसकी ग्रोथ रेगुलर चलती रहती है, क्योंकि पानी वो नालियों में से निकल जाता है। तो इस बात का विशेष ख्याल रखें। अब साहब तीसरी बात आती है खरपतवार नाशक। जब हमारा खरपतवार 2 से 3 पत्ती हो जाए, यानी कि 12 से 15 दिन की उम्र, मेरे ख्याल से दिन की उम्र भी ना देखें आप तो ये देखें खरपतवार हमारा कितना बड़ा। अगर 2 से 3 पत्ती खरपतवार हो जाता है तो हम समझ लिए कि हम इसमें अब खरपतवार नाशक डालने का समय है। अब कौन सी डालें, तो इसमें आजकल क्या हो रहा है कि चौड़ी पत्ती जो भी खरपतवार है वो साहब मर नहीं रहा है, मतलब पीला पड़ के पुनः हरा हो जा रहा है। तो इसके लिए मैंने तो इस बार ये किया है कि चौड़ी पत्ती के लिए मैंने बेलर 32 है, स्ट्रॉन्ग आर्म है, एक टाटा की निकली अभी एक मार्क प्लस निकली, एक FMC की भी निकली है। तो ये दवाएं जो बोनी के 48 से 72 घंटे के अंदर हम लोग डाल देते हैं। इनमें चौड़ी पत्ती रोकने वाली भी हैं और टाटा की एक मार्क प्लस है, वो चौड़ी और सकड़ी दोनों को जो रोकती है। तो सकड़ी पत्ती रोकने वाली की खर्चा लगभग 550 से 600 रुपये पर एकड़ है, और दोनों को रोकने वाली जैसे मार्क प्लस टाटा की है वो लगभग 1000 रुपये एकड़ तक की है। तो मैंने ये तीनों का डेमोन्स्ट्रेशन किया है, मार्क प्लस का भी किया है, मार्क का भी किया है, FMC की भी की है और स्ट्रॉन्ग आर्म का भी किया है। ऐसे चारों दवाइयों का मैंने उपयोग किया और मुझे रिजल्ट उनके अच्छे मिले हैं। अब बाद में सकड़ी पत्ती निकलती है, यानी कि समेल, दूबा, दोंगली, इस तरह से चीज़ निकलती है, तो वो हम कंट्रोल कर लेते हैं। कंट्रोल में जैसे सेंचुरियन है, कनौरा है, मतलब पिछले वीडियो में मैंने इसकी काफ़ी कुछ जो विस्तृत जानकारी दी है आपको, वो डाल के हम खरपतवार को नियंत्रण कर सकते हैं। अब 15 दिन 20 दिन की उम्र अगर हो जाती है, यही समय कीटनाशक का भी है। आप अगर चाहें तो खरपतवार नाशक के साथ भी कीटनाशक मिला सकते हैं, मैंने तो साथ ही मिलाकर डाला है, और आप चाहें तो अलग से भी डाल सकते हैं। तो साहब अब आ जाती है 20 दिन की उम्र जो होती है, इसमें हमें रोग पहचान, अगर रोग है तो रोग पहचान कर ही हमें कीटनाशक का इस्तेमाल करना है। अच्छा, फसल में अगर इस समय की स्थिति जो है कि फसल में अगर ज़रूरत हो तो एक कीटनाशक के बाद हमें अगर लगता है कि फसल हमारी अच्छी ग्रोथ नहीं कर रही है, थोड़ी सी बीमार है, या वो फसल का चेहरा, फसल का उठाव, फसल की ग्रोथ दिखा देती है। जैसे ये जो फसल है आप देखना, इस फसल में ग्रोथ की कोई कमी नहीं है। ये 26-27 दिन के लगभग की उम्र है, 27-28 दिन के लगभग, और इसमें ग्रोथ की कोई कमी नहीं है। मतलब मैं इस स्टेज पर बात कर रहा कि कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डालने की, चाहे वो सागरिका हो, या फिर मैं इनका नाम अभी नहीं लूँगा, इसका मैं अगले भी वीडियो में बात करूँगा, क्योंकि अगर सबका नाम लूँगा और टेक्निकल बताऊँगा और उसका डालने का तरीका बताऊँगा तो फिर वही बात है कि वीडियो बहुत लंबा होगा। तो अगर आप स्थिति अपने को लगती है कि यार हमारी फसल में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, तो उसका उपयोग हम 20 से दिन के बाद, यानी कीटनाशक के जस्ट बाद या कीटनाशक के साथ इसका उपयोग हम कर सकते हैं। अब साहब इसके बाद नौबत जो आती है, अच्छा ये जो मेरी फसल है इसमें कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत नहीं है। ये 25-28 दिन की उम्र है और इसकी ग्रोथ बहुत शानदार है, इसलिए मैंने इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का नहीं सोचा है, ना मैं डालूँगा, है ना।
अब बात आती है साहब 40 से 50 दिन की, मतलब एक कीटनाशक हो गया। अब बात आती है 40 से 50 दिन की उम्र में एक फंगिसाइड की। फंगिसाइड डालने का ये सबसे बेस्ट समय है। कुछ लोग 20-25 दिन की उम्र में भी डाल लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो समय सही है। सही समय फंगस अगर लगती है तो 40-50 दिन के आसपास ही फंगस डालने का मुझे लगता है कि सबसे सही है। और ये भी यहाँ क्लियर करूँ कि फंगस के लिए सबसे बेस्ट अगर कोई चीज़ है, मैं पिछले 3 सालों से डाल रहा हूँ, तो BSF कंपनी की प्रायोक्सर, जो फसल को बहुत दिनों तक हरा बना के रखती है और जड़ वाली जितनी भी फंगस हैं, पत्ते वाली जितनी फंगस हैं, उन सबको बहुत शानदार तरीके से कंट्रोल करती है। तो 40 से 50 दिन में एक बेस्ट फंगिसाइड डाल सकते हैं। और साथ में आप कीटनाशक भी, इस समय कीटनाशक की ज़रूरत फिर पड़ेगी। इसके बाद 40 से 50 दिन की उम्र के बाद फूल की स्थिति बनने लगती है, कहीं कहीं हमें फूल नज़र आने लगते हैं। तो फूल के टाइम पे हमें ये मान के चलिए आपकी 05234 की ज़रूरत पड़ेगी। फ्लावरिंग जब पौधे की होती है, और यहाँ से अब ये जो भी ट्रीटमेंट हमारा होगा, ये फसल की दिशा और दशा तय करने वाला होगा। ये बहुत क्लियर बात है। मतलब फसल जैसे एक माँ गर्भ धारण करती है और उस समय उसकी जो केयर चाहिए रहती है, केयर जो करते हैं, सेम कंडीशन उस समय फसल की है। फ्लावरिंग के समय यानी कि गर्भ धारण फसल ने कर लिया है, और इस समय के बाद का जो समय है और इसकी जो केयर हमको करना, वो एक माँ की तरह करना है। तो इस अवस्था में हम 05234 का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद जब हम फलियों की स्थिति बनेगी, फ्लावरिंग के बाद जब फलियों की स्थिति हुए लगेंगे, फली बनेंगी, फली बड़ी होंगी, और बड़ी फली के बाद जब उसमें मसूर के आकार के जैसे दाने हो जाएंगे, मसूर से और थोड़े मोटे दाने हो जाएंगे, उस टाइम पर हमें उसको 0050 हमें 0050 की आवश्यकता होगी। साथ में बोरान 20% डालना है। ये इसके डालने से क्या होगा कि हमारे जो फलियों में जो दाने लगेंगे, यानी कि माँ के गर्भ में जो बच्चा आकार लेता है, जो बड़ा होने लगता है, उस टाइम पे उसको जो संतुलित आहार की ज़रूरत होती है, जो हम माँ को देते हैं, उसका सीधा असर बच्चे के गर्भ में पल रहे बच्चे पर पड़ता है, उसके स्वास्थ्य पर पड़ता है, उसके बौद्धिक और शारीरिक विकास पर पड़ता है। तो सेम कंडीशन इस समय वही है कि फली में दाने हैं, उस टाइम पे हमको 0050 और साथ में बोरान की ज़रूरत होगी। ये समय सबसे बेस्ट स्टेज है इन चीज़ों के इस्तेमाल करने की। इसके बाद जब फलियों में दाने मोटे हो जाते हैं, पकने लगते हैं, उस टाइम पे आप एक हैवी कीटनाशक डाल दीजिए। समझ लीजिए इतना सब कुछ कर लिया। अब आप लंबे पैर करके चद्दर ओढ़ के सो जाइए कटाई तक। अब हमने जो बेस्ट से बेस्ट करना था वो कर दिया। अब आगे क्या होगा वो हमारे बस में नहीं है। बारिश होगी नहीं होगी, कितनी होगी, क्या रोग आएगा क्या नहीं आएगा, वो उस समय पर समझेंगे। बाकी जो हम बेस्ट दे सकते थे फसल के लिए वो हमने कर दिया। तो ये साहब सोयाबीन की खेती की A to Z जानकारी मैंने आपको दी। अगले वीडियो में कौन सी फंगिसाइड डलना चाहिए, उसमें क्या टेक्निकल होता है, कितनी मात्रा में डलती है, प्राइस क्या होता है, कितने पानी में डलनी चाहिए, इन सब काफ़ी कुछ जानकारी, बोरॉन या 0050 वगैरह वगैरह, इन सब की जानकारी विस्तृत रूप से मैं दूंगा अगले वीडियो में। क्योंकि फिर मैं वो बता रहा हूँ कि वीडियो लंबा होगा, इसलिए अगले वीडियो का कृपया इंतज़ार करें। बहुत जल्दी आपके सामने वीडियो लेकर आता हूँ। तब तक के लिए मेरे सभी आदरणीय सम्मानित जनों को सादर जय बलराम।